हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। चैप्टर का नाम मोशन इन ए प्लेन। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर और स्केलर की। किसी भी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी कब कहेंगे? तो वेक्टर स्केलर की बात करें तो अब तक हमने को क्या पता है कि स्केलर किसे कहते हैं? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो साथ में डायरेक्शन हो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब तक हम यही जानते हैं, लेकिन आज हम कुछ नया जानेंगे। नया क्या जानेंगे कि कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे उसे यहाँ वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। आज जो उसको फॉलो नहीं करेगी वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल को भी देखें। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन उसे हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी। वेक्टर किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। इस एरो का जो फ्रंट एंड होता है ये वाला, इसे हेड बोलते हैं, और इसके बैक या फिर रियर एंड को इसे टेल बोलते हैं। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। अब कोई भी वेक्टर है, जैसे कि मान लें कि यार एक पॉइंट ए से पॉइंट बी, इसके पीछे डिस्प्लेसमेंट को हम ए बी से डिनोट करेंगे। ए बी तो डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसे यहाँ पे ऊपर वेक्टर लगाएंगे। वेक्टर ए बी मीन्स की डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करें हम तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के दो रूल हैं। पहला रूल है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, और दूसरा रूल है पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। ये दो रूल्स हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन पढ़ते हैं, फिर पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं, दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे अगर इफ their magnitude and directions are same। दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे अगर उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो। इस पॉइंट का यूज होगा आगे, ठीक है। तो पहले बता दे रहा हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, इसमें क्या करते हैं हम कि किसी भी जिस दो वेक्टर्स को जोड़ना होता है, ठीक है, तो
ऐसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर को एक एरो से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, और एक और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी जो कि दूसरे डायरेक्शन में है। तो सेकेंड वेक्टर वेक्टर बी का जो हम टेल है उसको वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन करेंगे और कुछ इस तरह ड्रा करेंगे। ये हो गया वेक्टर बी हमारा। वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ेगा, ठीक है। अब ये वेक्टर ए एक वेक्टर बी है। अब अगर हम वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइंट करें, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये समझा रहा हूँ। मान लें कि एक ट्यूब है, ठीक। इसमें आपने एक बॉल फेंकी जो उसका स्पीड जो है मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल इस ट्यूब में जा रही है। एट द सेम टाइम ये ट्यूब जो है ऊपर परपेंडिकुलरली रोटेट कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पास होगा, जो ये बॉल है आगे भी जा रही है और पाइप आगे इस साइड में रोटेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, कुछ यहाँ पे। समझ में आया? ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वो इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह यहाँ पे भी है, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक। फर्स्ट वेलोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये होता है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, सिंपल सा। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन भी ऐसे कुछ होता है। अगर हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सिंपली दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके हम टेल्स को ऐड करेंगे, ना कि हेड्स को, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब क्या करेंगे हम, जैसे कि नाम है इसका पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, तो हम इन दोनों को एक पैरेललोग्राम का एडिशन साइड मान के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। और इसका जो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो इनका रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर, जिसमें कि वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमको वेक्टर आर निकालना है, मतलब कि हमको वेक्टर आर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच जो एंगल है वो थीटा एंगल है, सब कुछ कर लेते हैं। या फिर ए और बी के बीच थीटा मान लेते हैं और आर और बी के बीच एंगल अल्फा मान लेते हैं। अब ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि ए बी के एक्सटेंशन पे पड़ेगा, कुछ यहाँ पे मान लेते हैं ये है पॉइंट ई। तो ये वेक्टर भी ये वेक्टर है, ये ए बी सी डी के पैरेलल है और ए सी बी डी के पैरेलल है। तो ये भी वेक्टर है कि ए के इक्वल हो जाएगा और ये वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा। अब
ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, जो इसकी वजह से एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ये 90 डिग्री है ये। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम, तो होगा ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए बराबर होगा ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई होल स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। यहाँ में बात हो रही मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो अगर मान लें हम कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए बराबर है, और मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी बराबर है बी के, तो ए डी स्क्वायर और मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर बराबर है आर के, इक्वल टू ए बी क्या होगा, ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी बराबर होगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये कैसे देखिए, जब हमको बी फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब बी अपान बी, या फिर बी डी कर सकते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू बी डी, अपान में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर लेंगे डी अपान बी, फिर बी चला जाएगा इधर, तो बी साइन थीटा बराबर डी हो जाएगा। तो ये हमने किया सिर्फ। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो फाइनली ए डी बराबर क्या था, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। आर बराबर हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर। अब वो कितने एंगल पे बन रहा है, हमको फाइंड करना हो कि वो कितने एंगल बन रहा है, मीन्स कि हमको अगर अल्फ़ा फाइंड करना हो, तो फिर से अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो tan अल्फ़ा डायरेक्शन के लिए tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा डी ई अपॉन ए, और डी अपन ए में होगा ए बी प्लस बी ई, मीन्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये है कि हमारा डायरेक्शन। tan अल्फ़ा बराबर होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। ये तो हो गया वेक्टर के एडिशन की बात, ठीक है। अब अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ है ही नहीं, अगर आप सिंपल समझो तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ है ही नहीं।
अगर हमसे कहा जाए कि ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और हमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है, तो सिंपली हमसे क्या कहा जा रहा है, ये भी एक तरह का समी है। कैसे? हमसे ये कहा जा रहा है कि आप वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी जोड़ दीजिए, यही तो हुआ माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अगर हम ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना, तो क्या करेंगे, हम सिंपली इस बी का साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया माइनस वेक्टर बी, डायरेक्शन चेंज हुआ, नेगेटिव हो गया माइनस वेक्टर बी। और हमको इसको और इसको ऐड कर देंगे, कुछ ये आएगा और ये आएगा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सिंपली। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को एक तरह से हम सम ऑफ वेक्टर ही है, एडिशन ही है, कोई सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। एडिशन किसका? नेगेटिव नंबर का। एडिशन में बस नेगेटिव नंबर लग रहा है, ठीक। अब अगर किसी वेक्टर में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन बाय ए नंबर, अगर हम किसी नंबर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करें, मान लें कि हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी ए है, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर ए में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि लेट नंबर इज के, मान लेते के नंबर है, तो अगर हम के इंटू वेक्टर ए करते हैं और ये वेक्टर बी के बराबर आता है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ के बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। अब अगर ये नंबर निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ के बराबर हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, सिंपली माइनस यहाँ से हटा के हमने यहाँ लगा दिया। बी तो सेम में है, बस डायरेक्शन चेंज होता है। मीन्स कि अगर किसी भी नंबर से किसी वेक्टर में हम मल्टीप्लिकेशन करें, उस वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क नहीं पड़ने वाला मीन्स कि अब उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन वो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में बदल सकता है, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में बदल नहीं सकता है, ठीक है। अब अगर एक और यहाँ पॉइंट देख लीजिए आप, इस वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, और अगर कोई यूनिट वेक्टर हो, वेक्टर यू, जिसका मैग्नीट्यूड यू हो, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर ए इंटू वेक्टर यू, और ये हर जगह एप्लीकेबल होगा क्योंकि वेक्टर यू जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में हम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ए ही आएगा। अगर हम वेक्टर ए अपान वेक्टर यू कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ए मिल जाएगा हमको। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता है, वो वेक्टर सेम रहता है, उसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की यही प्रॉपर्टी होती है। अभी हमने वेक्टर्स का एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर देख लिया। हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर को हम एक्सिस या फिर डायमेंशन फॉर्म में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन। मान लेते कोई वेक्टर है, वेक्टर है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी ए है और ये एक्स वाई प्लेन में है। अब एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हो गई वाई एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई, ये हो गया ऑरिजिन ओ। अभी ऑरिजिन ओ से ए तक ये हो गया वेक्टर ए। ठीक, हम इस पॉइंट ए से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा ए सी और वाई एक्सिस पे हो जाएगा ए बी। अब ऑरिजिन से निकला हुआ ये वेक्टर है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई के साथ कुछ एंगल बनाएगा। मान लेते हैं ये एक साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा और वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए हम तो लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर ओ ए, है ना। ठीक, अगर ध्यान देखो आप तो कह सकते हो कि जो वेक्टर ओ ए है वो रिजल्टेंट वेक्टर है ऑफ वेक्टर ओ सी एंड वेक्टर ओ बी, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ओ सी वेक्टर ओ बी को पैरेललोग्राम ला फाइंड करने और यूज करके वेक्टर ओ ए निकाल सकते हैं हम। इट मीन्स कि ओ सी और ओ बी दोनों ही वही वेक्टर के मतलब ओ वेक्टर के पार्ट्स हैं, इन दोनों से मिलकर ओ वेक्टर बना हुआ है। तो मतलब ओ वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक है, अब हम वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी फाइंड कर लेते हैं। तो ओ बी निकालने के मिलेंगे ट्रायंगल ओ ए बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी कॉस अल्फा बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ ए, मीन्स ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए कॉस अल्फा। ओ ए कॉस अल्फा, ओ ए क्या है वेक्टर ए है जिससे मैग्नीट्यूड होगा ए। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है, तो ए कॉस अल्फा इंटू यूनिट वेक्टर वेक्टर आई। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम ओ सी निकालेंगे। वेक्टर ओ सी इक्वल टू होगा ए कॉस बीटा वेक्टर जे। ओ बी हो गया, वेक्टर ओ सी हो गया। अब इसको हम इस इक्वेशन में रखें तो हमको मिलेगा वेक्टर ए बराबर ए कॉस अल्फा आई वेक्टर आई प्लस ए कॉस बीटा वेक्टर जी। और ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब हम वेक्टर ए को इस फॉर्म में रिजोल्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। साथ ही साथ अगर हम ओ बी की बात करें तो ओ बी है क्या, हमने एक्स एक्सिस में इसका निकाल लिया, ठीक है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जो ओ बी है वेक्टर ओ बी इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ओ ए का प्रोजेक्शन है वेक्टर ओ बी, और सिमिलरली वेक्टर ओ सी इज प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस। ओ ए क्या है, ओ सी जो है ओ ए का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, तो एक तरह से प्रोजेक्शन भी है ओ ए के दोनों। ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 3 डायमेंशनल हो, मीन्स कि एक्स वाई और जेड प्लेन हो, तो
तो अगर एक्स वाई जेड प्लेन होगा तब हो जाएगा वेक्टर ए बराबर ए कॉस अल्फा वेक्टर आई प्लस ए कॉस बीटा वेक्टर जे प्लस ए कॉस गामा वेक्टर के। वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स। तो इस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब रिजोल्यूशन पढ़ लिया, अब हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर का एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें हम, दो वेक्टर्स से मल्टीप्लिकेशन करें तो वो कैसे होगा। तो किसी भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी। अब इन दोनों वेक्टर्स का हमको डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल है थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये है उसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और होगा ए बी कॉस थीटा, और ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए और बी। वेक्टर ए वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है थीटा, उन दोनों के बीच एंगल है। अगर कॉस 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर 0 होगा तो ए डॉट बी की वैल्यू होगी ए बी, और अगर 180 होगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट्स हमने देख लिया, इनके कोऑर्डिनेट एक्सिस के भी कंपोनेंट्स के अगर दिया हो तो फाइंड कैसे करेंगे। मीन्स कि अगर वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप वेक्टर आई प्लस ए वाई वेक्टर जे प्लस ए जेड वेक्टर के हो, और वेक्टर बी बराबर बी एक्स वेक्टर आई प्लस बी वाई वेक्टर जे प्लस बी जेड वेक्टर के हो, उस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाहर होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कैसे होता है देखना, किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर हम वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई निकालें इक्वल टू होगा वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू होगा वेक्टर के डॉट वेक्टर के बराबर 1 के, और यहीं पे वेक्टर आई डॉट जे इक्वल टू वेक्टर जे डॉट के इक्वल टू वेक्टर के डॉट आई बराबर 0 होता है। तो हम ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड करेंगे तो वैल्यू आई आई जे जे के आएगी तो 1 हो जाएगी, और हम इसे करस्पॉन्डिंग्स करेंगे तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आई जे के म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, आई जे एंड के आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में भी इन डॉट प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला ये होता है। अब डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट
इसमें क्या होता है, मान लें कि बस दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा क्योंकि क्रॉस वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ए बी साइन थीटा के। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा ये, क्योंकि डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन तो एक एंगल्स को फाइंड करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। हमेशा से जो डायरेक्शन होगा क्रॉस वेक्टर का, वो डायरेक्शन जो होगा हमेशा डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। और हमको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, टू फाइंड डायरेक्शन, हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल मीन्स कि मान लीजिए अगर एक वेक्टर ये है, वेक्टर है, और ये है वेक्टर बी। अब इसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम कि अपने एक हाथ को यहाँ पर रखेंगे इस एंगल में और दूसरे को इस साइड में, और जो थंब का होगा डायरेक्शन जो कि ऊपर की तरफ होगा वही होगा इसका डायरेक्शन, मीन्स कि इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये अपवर्ड दिखा रहा है, शो कर रहा है 3D में, मतलब हमेशा इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और राइट हैंड थंब रूल से आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। डाउनवर्ड हो सकता है, सिर्फ मेन बात यह है कि उसको परपेंडिकुलर होगा। एक और बात, जो क्रॉस रूट होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, मीन्स कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स वेक्टर ए क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये है कम्यूटेटिव लॉ। हालांकि जो हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट था ये डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव दोनों ही फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है, कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है। नॉन कम्यूटेटिव से कह सकते हैं हम, ये कम्यूटेटिव फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आई जे के की जो वैल्यूज है वो फाइंड करने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक होता है, वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के, ठीक है। अब इस डायग्राम में मान लीजिए आप, यहाँ कहने मतलब क्या है कि अगर हम वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे करेंगे तो के आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, मीन्स कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे बराबर है वेक्टर के। अगर वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई निकालें तो जाएगा माइनस वेक्टर के, ठीक है। उसी तरह हम जे और वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के निकालेंगे तो आई आएगा, वेक्टर के क्रॉस आई वेक्टर आई बराबर वेक्टर जे आएगा। और यहाँ पे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई बराबर वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे बराबर वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के बराबर 0 होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स हैं, सिर्फ इतना ही है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट में कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया हो तो क्या करेंगे आप, कंपोनेंट फॉर्म दिया मीन्स कि अगर वेक्टर ए बराबर दिया है
ax वेक्टर आई प्लस ay वेक्टर j प्लस az वेक्टर के वेक्टर बी बराबर bx वेक्टर आई प्लस by वेक्टर j प्लस bz वेक्टर के। अब आप हमको कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हाँ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है नहीं, सिंपली करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स नहीं आई जे के ये हो गया। फिर हम लिखेंगे हम ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तरह लिख के इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे हम। करने आता है ना, कैसे होगा देखिए। आई को लेंगे तो ये रो ये कॉलम ख़त्म, ये कॉलम ये रो ख़त्म, ठीक है। तो हो जाएगा ए वाई इंटू बी जेड ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू वेक्टर आई माइनस जे को ले रहे हैं हम, तो ये रो ये कॉलम गायब, ए एक्स इंटू बी जेड ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स इंटू वेक्टर जे प्लस अब के ले रहे हैं तो ये कॉलम और ये रो ख़त्म, ए एक्स बी वाई बी जेड बी एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू वेक्टर के, और ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। सिंपली आपको याद रखना है, आप चाहो तो इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस तरह बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन होगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसका डायमेंशन डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिएगा, और सिंपली आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो निकल के आ जाएगा। अब ये सारी होगी बातें वेक्टर्स की, वेक्टर्स के अलावा प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा एक और पॉइंट है जीरो वेक्टर का, जीरो वेक्टर एक पॉइंट है। तो जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर क्या है? मान लें कि यहाँ पर वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है। अब हमने एक और वेक्टर लाया वेक्टर बी, जो कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड वेक्टर बी आर, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी आर, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करें तो वो आएगा वेक्टर जीरो के, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अलग है तो मैग्नीट्यूड जीरो जाएगा, और उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, ठीक है। मीन्स कि दोनों उनको ऐड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है। तो जीरो वेक्टर, अब जीरो वेक्टर है तो डायमेंशन इंडिटरमिनेंट इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन किस तरह दिखाएं, कोई पॉसिबल नहीं है ना, दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन से है। तो ये हो गया जीरो वेक्टर। या फिर अब अगर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी जीरो वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर से कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर कोई वेक्टर है वेक्टर एस प्लस वेक्टर जीरो बराबर होगा वेक्टर एक्स के, वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर जीरो बराबर होगा वेक्टर जीरो के, अल्फ़ा कोई अगर नंबर है इंटू वेक्टर जीरो बराबर हो जाएगा वेक्टर जीरो के। मीन्स कि वेक्टर जीरो एज ए जीरो वर्क करेगा, एक जीरो नंबर की तरह वर्क करेगा। ऐड करने पे कुछ दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने पे जीरो दे रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मीन्स कि अगर हम वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर जीरो करें तो भी हमको वेक्टर एक्स मिलेगा। सिंपली जीरो एज जीरो वेक्टर एक जीरो के फॉर्म की तरह एप्लीकेबल है, और उसका डायरेक्शन जो इनडिटरमिनेंट है। तो ये बात होगी हमारी वेक्टर्स की। तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मोशन प्लेन
प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।